हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा और इसमें जो है जीएस के सारे सेक्शन को कवर किया गया, उसके साथ साथ यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलेंगे और आपका जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसे भी इसमें कवर किया गया। तो यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये आपका बाइलिंगुअल है, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चंस है कोशिश यही की जाएगी कि सब जो भी इसमें क्वेश्चंस है सबको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों के दिमाग में ना रहे। क्योंकि देखिए इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स में रहते हैं कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हो या फिर एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व करें, कोशिश किया करें कि जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस उसमें आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके जो एक्सप्लेनेशन है या फिर से उसके आसपास या इर्द गिर्द और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हो जिनकी संभावना हो उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करें। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जाएगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए या जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए वो अच्छा हो और सफिशियंट हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बाकी आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और वीडियो को मैं बार बार क्यों लाइक करने के लिए कह रहा हूँ और कहता हूँ आप लोगों को अच्छे से पता है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट आया है 2021 के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर निम्नलिखित में से कितना हो गया है? 2, 2.3, 6.2 या फिर 5.3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 या 0 या कह सकते हैं कि 2 हो गया है। जो नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 है इसके अकॉर्डिंग भारत की जो प्रजनन दर है राष्ट्रीय स्तर पर वह 2 हो गया है। और 2 प्रजनन दर होने का मतलब ये है कि उस देश की जनसंख्या मतलब एक स्टेबल जनसंख्या के रूप में है, अर्थात वहाँ पे न तो बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी न बहुत अधिक जनसंख्या कम होगी। जो इसके पहले के जो जनगणना से रिलेटेड या फिर जनसंख्या से रिलेटेड जिनके द्वारा सर्वेक्षण वगैरह किया जाता था उन लोगों के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसका जो जन्म दर या प्रजनन दर जो अनुपात है वो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 2% से अधिक नहीं होना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2% से किसी भी देश की जन्म दर 2% से कम होती है तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उस देश की जनसंख्या में डिक्लाइन शुरू हो जाता है और अगर 2% से अधिक है तो उस देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। और वर्तमान में समय में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है या प्रजनन दर है वह 2% हो गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अन्य जो देश हैं जैसे आपका साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, वहाँ का जो प्रजनन दर है वो घट करके 1.2 या फिर से 1.45 के आसपास हो गया है, जिस कारण वहाँ की जो जनसंख्या है वहाँ पे निरंतर जो है कमी देखने को मिल रही है। और जो चाइना है, चाइना की जनसंख्या में जो प्रजनन दर है वहाँ भी कम हो गया है और वहाँ का प्रजनन दर हो गया है वर्तमान समय में घट के 1.9%। और धीरे धीरे जो वहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी की एक वहाँ लाया गया था चाइना में योजना जो लाई गई थी, उसकी वजह से जो है उसको लोगों ने मतलब बहुत ही व्यापक स्तर पे अपना लिया और वर्तमान समय में सभी लोग जो है उसी पे फोकस करते हैं, मतलब 2 बच्चे मतलब है सफिशियंट है, जिस वजह से वहाँ की जनसंख्या में भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, बाकी भारत की जनसंख्या की जो प्रजनन दर है वो 2% है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके पहले कितना था ये पूछ सकता है, तो इसके पहले जो है वो आपका 2.3 था, 2.3 था जो कम होकर के 2% हो गया है। ठीक है, इसमें भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ का जो जनसंख्या या कह सकते हैं कि जो आपका प्रजनन दर या फिर जिसे TFR कहा जाता है इसमें कमी देखने को मिला है। जैसे दिल्ली और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रजनन दर है वो 1.4 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रजनन दर है काफ़ी कम भी है, लेकिन भारत का कितना है 2% है, पहले कितना था 2.3%, जो कम होकर के 2.2% हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? 1961 से 71, 91 से 2001, 1 से 11 या फिर 81 से 91। जो लोग प्रॉपरली मुझे फॉलो कर रहे हैं इसके आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले देखिए जो जनगणना वाला एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया गया था जिसमें जनगणना को प्रॉपर मेरे ख्याल से 25 या 30 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें जनगणना को प्रॉपर बहुत ही अच्छे से वो कवर किया गया था। तो जनगणना से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो जाकर के वीडियो जो 25-30 मिनट का वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लिया करें। ठीक है, जरूर देख लें, एग्जाम के पहले जरूर देख लीजिएगा। उससे ये है कि जनगणना वाले जो सेक्शन है वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे
और जो भी क्वेश्चन मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने आप लोग उससे आराम से सॉल्व कर लेंगे। और जनगणना से आप लोगों को पता ही है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिलेक्शन दिलाने में और सिलेक्शन से बाहर करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कब थी, ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो न्यूनतम थी। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें 1 से लेकर के 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर यह 17.7% थी। ठीक है, 17.7% था। 61 से 71 के बीच में अगर हम बात करें 61 से लेकर के 71 के बीच में 24.80% था। ठीक है, 91 से 2001 के बीच में 91 से 2001 के बीच में 91 से 2001 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 51.54% था। ठीक है, और 81 से लेकर के 91 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो 23.87% था। तो याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम किस में था, 1 से लेकर के 11 17.7%। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में देखी गई थी जनगणना 2011 के अनुसार। केरल, तमिलनाडु, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है केरल में। ठीक है, केरल में। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो केरल का जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर था वो 4.91% था। 4.91% था। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु का यह जो दर है 15.9 लगभग 16% के आसपास था। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यह जो है 13.8% था। 13.8%। ठीक है, और बिहार की अगर हम बात करें, बिहार का था 25.4 और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में बिहार पहले नंबर पे कितना था 25.4। और इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है आपका दूसरे नंबर पे है जहाँ पे 24 कुछ प्रतिशत था। एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये है कि 24 कुछ प्रतिशत था और 24% के साथ उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर के मामले में, और बिहार जो है आपका पहले नंबर पे था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और केरल का 4.9 था, यही सही आंसर हो जाएगा। भारत के जनसंख्या अध्ययन में निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 को। इसमें महामारी, सूखा और फिर से जो अकाल वगैरह पड़े थे, इसकी वजह से भारत की जो जनसंख्या है यह नकारात्मक रूप से इसमें वृद्धि हुई थी। मतलब भारत की जनसंख्या में कमी देखने को मिला था और यही वजह है कि 1921 की जनसंख्या या कह सकते हैं कि दशक को आपका 1911 है इससे लेकर के 1921 के दशक को महान विभाजन वर्ष के दशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, या फिर 1921 अगर दिया हो तो इसे भी आप मार सकते हैं, महान विभाजक वर्ष के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय भारत की जनसंख्या में कमी हो गई थी। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के निम्नलिखित में से कौन सा 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। इन सबको जनगणना जो आपका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात की दृष्टि से क्रम में लगाना है। ठीक है, अवरोही क्रम में मतलब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम, मेघालय, उसके बाद छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो 0 से 6 आयु वर्ष में लिंग अनुपात है वो कितना है। अरुणाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है 972। ठीक है, मिजोरम की अगर हम बात करें, मिजोरम का 970 है। मिजोरम का है 970। मेघालय का जो है इसका भी 970 है, लेकिन इसमें दोनों को अगर एक साथ दिया हो तो पहले आप मिजोरम को मारेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज वाइज इसका कुछ है, जबकि ये पूरा 970 है और ये 970 कुछ परसेंट है। लेकिन अब जो लिंग अनुपात होगा वो तो पूरा होगा ना, परसेंटेज में तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मिजोरम को दूसरे स्थान पे माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ का है 969। छत्तीसगढ़ का 969 है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है। दमन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। इसका सही आंसर क्या होगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में आपको बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो यह लगभग 91.8% के आसपास है। 8% के आसपास है। दिल्ली में साक्षरता दर, दिल्ली का साक्षरता दर 86.2% है। ठीक है, दमन दीव का जो साक्षरता है यह 87.1% है
और चंडीगढ़ की बात करें, इसका है 86%। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम स्त्री साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम में है? न्यूनतम स्त्री साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम में सबको लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इसका देखिए, सबसे कम है बिहार में, उसके बाद राजस्थान है, झारखंड है, फिर जम्मू कश्मीर है, ठीक। इसमें अगर हम बात करें, बिहार में सबसे कम है, फिर राजस्थान है, झारखंड और जम्मू कश्मीर। इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर जो है ये पूछ ले कि स्त्री और पुरुष साक्षरता के मामले में, स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में जो डिफरेंस है वो सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे पुरुष का साक्षरता मान लीजिए 70% है और स्त्री का साक्षरता 50% है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20%। तो सबसे अधिक जो डिफरेंस पूछेगा तो उस मामले में राजस्थान आपका पहले नंबर पर हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम साक्षरता के मामले में पूछे, न्यूनतम स्त्री साक्षरता के मामले पीछे पूछे, या फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता के मामले में पूछे, तो उस मामले में बिहार आपका पहले नंबर पे होगा, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता और सबसे अधिक महिला साक्षरता वो कहाँ पे है? वो आपकी केरल में है, ठीक है। तो न्यूनतम जो साक्षरता है वो बिहार में है, चाहे वो पुरुष साक्षरता हो, महिला साक्षरता हो या ओवरऑल साक्षरता हो, ठीक। और अधिकतम अगर साक्षरता पूछ लेगा तो वो केरल में होगा, चाहे वो न्यूनतम हो या फिर चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर टोटल साक्षरता हो, ठीक। तो इसका सही आंसर बी होगा, याद रखिएगा। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 से 11 के दौरान अनुसूचित जाति की दशकीय जो वृद्धि दर है वो 20.8% रहा था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। इसका जो सही आंसर है दोनों विकल्प हो जाएगा, ठीक है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है। और अगर हम 2001 से 11 के दौरान अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो यह 20.8% था, और इस मामले में दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तमिलनाडु, मिजोरम, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। देखिए, इसकी अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक, और सबसे कम कहाँ पे? मिजोरम में। और प्रतिशतता की दृष्टि से अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले राज्यों में तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल, बिहार है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। और प्रतिशतता की दृष्टि से अगर पूछेगा, प्रतिशतता की दृष्टि से अगर अनुसूचित जाति वाले राज्यों की बात करें तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एससी आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और अगर प्रतिशतता की दृष्टि से पूछेगा तो उसमें आपका पंजाब पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, पंजाब पहले नंबर पे, ठीक, पंजाब पहले नंबर पे है। और हिमाचल प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है। तो प्रतिशतता की दृष्टि से एससी आबादी के मामले में पंजाब पहले नंबर पे है, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे, उत्तर प्रदेश चौथे, हरियाणा पांचवें नंबर पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे, बिहार तीसरे और तमिलनाडु चौथे नंबर पे है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। न्यूनतम पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में है? इनको क्रम से आपको लगाना है। देखिए, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा और फिर राजस्थान। सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इस मामले में महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पे है, उड़ीसा तीसरे नंबर पे और राजस्थान चौथे नंबर पे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लगभग 17.5% है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो डी है। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखिए, भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक जो वृद्धि है 1961 से लेकर के 71 के दशक में देखी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारत के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है?
पहले बढ़ा, फिर 1991 के बाद जनसंख्या में घटा, मतलब कमी आई। लगभग स्थिर रहा है, भारत की जनसंख्या लगभग स्थिर रहा है। कुछ समय कुछ कम हुआ या फिर निरंतर बढ़ा है। देखिए भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1901 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो उस समय 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, और वर्तमान समय में जनसंख्या घनत्व कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो ये बढ़ करके 382 हो गया है। ठीक है, 382। तो निरंतर जो है भारत की जनसंख्या वो बढ़ी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की जनगणना के बारे में देखिए, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसमें पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की जनगणना कराई जाती, बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले 1972 में कराया गया था। 1972 में क्या 1872? सबसे पहले 1872 में, 1972 नहीं है। ठीक है, 1872 में कराया गया था मियो के समय में। ठीक है, पहली बार जनगणना। और नियमित रूप से जनगणना जो कराया गया था वो 1881 के समय में कराया गया था। और यहीं पे ये प्रावधान किया गया था इसी समय कि भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से कराई जाएगी। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से भारत की जनगणना कराई जाएगी। तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की जनगणना कराई जाती है, बात बिल्कुल ठीक है। अभी वर्तमान समय में होना चाहिए तो 2021 में, लेकिन चल रहा है 2026। ठीक है, सॉरी 2025, और 2026 में शायद ये जनगणना कंप्लीट होगा इस समय। ठीक है, जो कि 2021 में जिसे होना चाहिए था। लेकिन दूसरे में कह रहा है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः परिवर्तित रहती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 10 वर्ष के बाद भी जनसंख्या वही रहे जो 10 वर्ष पहले थी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनघनत्व वाला है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक जनघनत्व पूछा है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इस हिसाब से सही आंसर भी हो जाएगा। वैसे अगर पूछता तो ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया की तो सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो बिहार का है। कितना है? 1106 है। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व कितना है? यहाँ का 1086 है, 1086। केरल का है, केरल का 860 है, 860 है। उत्तर प्रदेश का है 826, 826 की 829, 829 है शायद। ठीक है, 829। यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो 829 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 829 है। और हरियाणा का जो है ये आपका हो जाएगा 573। ठीक है, तो देखिए इसे जो क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा बी। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1086 है। ठीक है, 1086 नहीं, 1028 है भाई। ठीक है, 1028 है। ठीक जी, इसे ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से अगर ओवरऑल पूछ लेगा तो बिहार हो जाएगा 1106। ठीक, और बाकी आपका केरल 860 है, उत्तर प्रदेश 829 है। और 2023 आरओ में यही क्वेश्चन पूछा था, जनघनत्व के हिसाब से इन सभी को क्रम से लगाना था। इसमें विकल्प देकर के पूछा, उसमें क्रम से लगाना था। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। जनगणना 2011 में पर विचार कीजिए। जनसंख्या की दृष्टि में रखते हुए सही क्रम बताइए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, फिर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे। 4 2 3 1 ऑप्शन डी। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष लिंग अनुपात वाले राज्यों का जो अवरोही क्रम है वो क्या हो जाएगा? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ये लिंगानुपात के, शीर्ष लिंगानुपात के मामले में आपका केरल पहले नंबर पे है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखिए अगर इसमें हम बात करें केरल का जो लिंगानुपात है केरल में वह 1084 है, केरल में लिंगानुपात। ठीक, तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996 और आंध्र प्रदेश का जो लिंगानुपात है 993 है। छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है 991 है। ठीक है, तो सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में न्यूनतम रहा था। ठीक है, लक्षद्वीप में कितना था? लक्षद्वीप में 6.30% था। ठीक है, बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें यहाँ पे 6.86% था। ठीक, चंडीगढ़ का जो लिंगानुपात 10 की वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि दर चंडीगढ़ का जो है वो 17.17% था। और दिल्ली में यह जो दर है
दिल्ली में यह दर 21.21% था। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, इसका भी हो जाएगा। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? जिला पूछ रहा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाणे। ठीक है, ठाणे जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके साथ साथ ठाणे इस मामले में पहले नंबर पे आता है, और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना जो है दूसरे नंबर पे आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला के मामले में। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली में निम्नलिखित में से कुल कितने प्रश्नों को शामिल किया गया था? 32, 25, 29 या फिर 19? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। टोटल 29 प्रश्नों को शामिल किया गया था, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? अनुसूचित जाति लिंगानुपात है 945, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 890 है, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 और भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो 943 है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत क्यों है? अनुसूचित जनजाति में जो लिंगानुपात है 890 नहीं है बल्कि 990 है। ठीक है, 990। एससी में लिंगानुपात, ठीक है, अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है 945 है, अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 990 है, 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात है 919 और भारत का औसत लिंगानुपात है 943। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? हिंदू, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध? इसका सही आंसर क्या होगा? किस धर्म में लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ईसाई धर्म में जो लिंगानुपात है यह सबसे अधिक है। ईसाई धर्म में लिंगानुपात कितना है? अगर धर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो ईसाई धर्म में जो लिंगानुपात है यह आपका 1023 है, 1023 है। ठीक है, और हिंदू धर्म में लिंगानुपात कितना है? इसमें 939 है। हिंदू धर्म में लिंगानुपात 939 है। सिख धर्म में लिंगानुपात है 903 और बौद्ध धर्म में लिंगानुपात 965 है, 965। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धर्म के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। तो सबसे अधिक ईसाई में है 1023, हिंदू धर्म में लिंगानुपात 939 है, सिख धर्म में 903 है, बौद्ध धर्म में 965 है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी? किस धर्म में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी? वो आपका डी है, मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम में। और इसमें दशकीय वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी? 24.6%। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक, 24.6%। बाकी अगर हम बात करें हिंदू जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो आपकी 16.6% था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 16.6% था। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें धर्म आधारित साक्षरता सबसे अधिक दर्ज की गई थी? धर्म आधारित साक्षरता किस धर्म में सबसे अधिक है? जैन, हिंदू, ईसाई या फिर मुस्लिम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में। तो ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व तो सबसे कम है? दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, अंडमान निकोबार या फिर पुदुचेरी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर उड़ीसा? किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशतता की दृष्टि से ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में इनको लगाना है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्यों को। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें इस मामले में आपका बिहार आ जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, फिर है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। स्त्री पुरुष साक्षरता दर प्रतिशतता में अंतर दिया गया और राज्य दिया गया है। ठीक है, स्त्री पुरुष साक्षरता दर में
प्रतिशतता में जो अंतर है उससे सुमेलित करना है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। जैसे राजस्थान में कितना है 27.1% है, झारखंड में 21.4, जम्मू कश्मीर में 20.4 और छत्तीसगढ़ में 20.1। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है और वो आपका डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक जो अंतर है वो राजस्थान में है और इस मामले में राजस्थान पहले नंबर पे आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और झारखंड में यह दर कितनी है 21.4, जम्मू कश्मीर में यह दर 20.4 है और छत्तीसगढ़ में यह दर 20.1 है, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सरचीप, अजावल, अलीराजपुर या फिर बीजापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा सरचीप। कहाँ पे है? मिजोरम में। सरचीप है मिजोरम में। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछ लेगा तो आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। और अगर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछ लेगा तो वो आपका अलीराजपुर है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भारत की अगर जिला के अकॉर्डिंग पूछ ले कि न्यूनतम साक्षरता ओवरऑल पूरे भारत में किस जिले में पाई जाती है तो वो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। और सबसे अधिक साक्षरता भारत में किस जिले की है तो आपका सरचीप है जो कि मिजोरम में है, ठीक है, सरचीप मिजोरम में है और यह मिजोरम का जिला है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आपका अजावल आता है, अजावल दूसरे नंबर पे आता है और ये भी मिजोरम में ही है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, देखिए इसमें आपका गाजियाबाद पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर वाराणसी है, लखनऊ है, रविदास नगर जिसे पहले भदोही के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। त्वचा कैंसर जो होता है इसके पीछे रीजन क्या है? त्वचा कैंसर के पीछे परावैंगनी किरणें जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं जिन्हें आपका ओजोन परत नहीं रोक पाता, मतलब ओजोन परत क्षरण के बाद जो पृथ्वी पर धरातल पर आती हैं वो मानव त्वचा के लिए कैंसर का कारण बनती है। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। वैश्विक तापमान बढ़ाने के पीछे जो मुख्य वजह या मुख्य गैस जो है वो कौन है? वो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। और ओजोन छिद्र के पीछे आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, CFC हो गया, HFC हो गया और HCFC हो गया, ये सभी जो है ओजोन रिक्ति कारण गैस हैं। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है यह कच्छ में है, याद रखिएगा, कच्छ में है। और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1995 में, ये भी याद रखिएगा। और यह भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है, कच्छ, गुजरात जिले में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? बाबा आमटे द्वारा। शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत बाबा आमटे ने की थी। चिपकू आंदोलन की शुरुआत सुंदर लाल बहुगुड़ा या फिर SL बहुगुड़ा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। और एपीको आंदोलन P हेगड़े। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है शांत घाटी आंदोलन, ठीक है। शांत घाटी आंदोलन जो बाबा आमटे हैं इनके द्वारा वन्यजीव संरक्षण नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के बारे में डॉक्टर सलीम अली का नाम जो है क्या है, महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, या कह सकते हैं कि इसके अग्रणी लीडकर्ता जो थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो डॉक्टर सलीम अली थे, ठीक है, जिनको पक्षी विज्ञानी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। वैश्विक 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? जनसंख्या नियंत्रण, जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर प्रदूषण नियंत्रण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी संस्था को अगर उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है तो UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? यह पुरस्कार 1987 से दिया जा रहा है, ये भी याद है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय है? रांची, भोपाल, नागपुर या फिर देहरादून। नीरी का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीरी का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के नागपुर में है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का प्रस्ताव दिया था या प्रस्तावित किया था? वाल्टर जी रोशेन, जी टेलर, अर्नेस्ट हैकेल या फिर A.G. टांसले।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एजी टांसले द्वारा। और कब दिया गया था इनके द्वारा यह सिद्धांत? इन्होंने यह सिद्धांत 1935 में दिया था, 1935 में। ऑप्शन डी हो जाएगा, एजी टांसले। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा पारिस्थितिक क्षेत्र फैला हुआ है? सामुद्रिक, पर्वतीय, घास का मैदान या फिर मरुस्थल? ये तो कॉमन सेंस आप सभी लोगों को पता ही होगा। समुद्र वाला जो पारिस्थितिक तंत्र है, क्षेत्र है, या भारत, या कह सकते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 71% भूभाग पर जलों का विस्तार है। तो जाहिर सी बात है, जिसका विस्तार होगा वही तो पारिस्थितिक तंत्र भारत के, या सॉरी यार, भारत बार बार याद आ रहा है, मतलब विश्व के या पृथ्वी के सर्वाधिक पारिस्थितिक क्षेत्र पे या तंत्र पे मतलब फैला रहेगा। तो इसमें जो आपका सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है, यह विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऊर्जा का प्रवाह और जैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर होता है। जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान पर मतलब स्थानांतरित होता है, तब उसका कुछ ह्रास हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। ऊर्जा का जो स्थानांतरण या ऊर्जा का जो प्रवाह होता है और जैविक घटकों से जैविक घटकों की ओर होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में ट्रांसफर होता है, तो इसके भाग मतलब कुछ भाग का ह्रास हो जाता है, और यह कुछ भाग नहीं बल्कि 90% होता है। ठीक है, और यह सिद्धांत दिया गया था लिंडेमान द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पोषण स्तर हो गया, या एक पोषी स्तर है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये मान लीजिए हम उत्पादक हैं, ठीक, और ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राथमिक, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता, ये आपके तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा जो है कितना रहेगा? 100% रहेगा। यहाँ का ऊर्जा 100% है। यहाँ से ऊर्जा जब अगले पोषी स्तर पे ट्रांसफर होगा, तो इसके केवल 10% भाग का ही ट्रांसफर होगा और 90% भाग जो है वायुमंडल में विलीन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में विलीन हो जाएगा। और फिर इसके अगले पोषी स्तर में जब ऊर्जा जाएगा, तो इसके 90% का विलीन हो जाएगा और केवल 1% जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऊर्जा जो है, ऊर्जा के 90% भाग का क्षय हो जाता है और ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले पोषी स्तर में ट्रांसफर होता है। और यह जो सिद्धांत दिया गया था लिंडेमान द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लिंडेमान द्वारा। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और देखिए, ऊर्जा का जो प्रवाह है हमेशा एक दिशीय होता है। ठीक है, हमेशा एक दिशीय सीधा होता है। ठीक, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड सीधा होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। इसका मतलब क्या है? जैवभार का पिरामिड से तात्पर्य होता है कि कोई जीव जंतु है, उसके शरीर से जल को निकाल करके उसके भार को काउंट करना। ठीक, उसके भार का जो है वेट करना। ठीक, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो जैवभार का पिरामिड है, जो नीचे के होते हैं, इनका भार अधिक देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम ऊपर पोषी स्तर पे जाएंगे, इनके भार में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैवभार है वो हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा। और जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार है ये उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, क्योंकि सबसे निचले स्तर पे कौन होते हैं? जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, वो सबसे अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, वो सबसे अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन इनका भार, इनके शरीर से पानी निकाल कर इनका भार को अगर हम वेट करें तो कितना आएगा? बहुत मामूली आएगा। लेकिन ऊपरी स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर जो होते हैं, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गए, उन जैसी मछलियाँ होती हैं, इनका भार तो अधिक होगा ना। तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पर जैवभार का जो पिरामिड है वो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो जैवभार का पिरामिड है वो क्या बनेगा? वो सीधा बनेगा, याद रखिएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो गया, या फिर जो ज्वार नदमुख होते हैं, ज्वार नदमुख, या फिर जिसे ज्वार नदमुख या जिसे एस्चुअरी कहा जाता है, उसके साथ साथ आपका जो डेल्टाई वाला भाग हो गया। ठीक है, डेल्टाई वाला भाग हो गया, मैंग्रोव वन हो गए। ठीक है, या फिर प्रवाल भित्ति हो गई। यहाँ पे जो जैव विविधता है वो बहुत अधिक पाई जाती है। सही आंसर सी हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में देखिए। भारतीय नौसेना द्वारा म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इसे संचालित किया गया था। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान की तरफ से सतपूर्णा और सावित्री जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। INS सतपूर्णा
और INS सावित्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, ऑपरेशन नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, जो म्यांमार में भूकंप आया था उसमें सहायता देने के लिए भारत द्वारा चलाया गया था। और अभी जो क्या कहते हैं, ईरान और इजराइल से लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत द्वारा चलाया जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और ये सारे ऑपरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली 100% श्योर है कि देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट हुए हैं उन्हें याद रखिएगा। ठीक है, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक के बारे में देखिए, कौन सी संस्था या कौन सी दो संस्थाएं मिलकर के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जारी करती हैं, यह बताना है। देखिए, इसमें जो है ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मिलकर के यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, यह रिपोर्ट, एक सेकेंड, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? यह आपका अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अंकटाड द्वारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अंकटाड द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया था, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। और 2025 में भारत की स्थिति अगर हम बात करें, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इस मामले में भारत की जो रैंकिंग वो 36 हो गई है। 2022 में भारत 48वें नंबर पे था और 2025 में इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है और ये 36वें नंबर पे आ गया है। तो रैंकिंग में बहुत अच्छी सुधार हुई है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है 2025 में, भारत 36वें नंबर पे है, सही आंसर भी हो जाएगा। भारत के पहले PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया? मुंबई, सूरत, इंदौर या फिर वाराणसी? इसे कहाँ शुरू किया गया है? शुरू किया गया है इसे इंदौर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित दिवसों को कालक्रम में लगाना है, जो दिवस दिए गए हैं इन सभी को कालक्रम में लगाना है। ठीक है, इन सभी को कालक्रम में लगाना है। इसमें अगर हम बात करें, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 मार्च को, 24 मार्च को मनाया जाता है। और 2025 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ग्लेशियर संरक्षण इस वर्ष की थीम है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान, प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान, यह इस वर्ष की थीम है, कब? 2025 की। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है वन और भोजन, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, डॉल्फिनों की संख्या पश्चिम बंगाल में है 815, असम में 162 है, बिहार में है 2220 और उत्तर प्रदेश में 2397। कितने विकल्प इसमें से सही हैं? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 3 विकल्प सही हैं। ठीक है, इसमें से 3 विकल्प आपके सही हैं। ठीक, तो सबसे अधिक डॉल्फिन की अगर हम बात करें 2397 आपके उत्तर प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आता है बिहार का स्थान 2220, 2220 ये भी सही है। उसके बाद आपके पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन की संख्या 815 है, ये भी आपका सही है। असम में डॉल्फिन की संख्या 165 थोड़ी है, असम में डॉल्फिन की आबादी जो है 635 है, न कि 162। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व राज्य सही सुनित नहीं है? माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, रातापानी है महाराष्ट्र में, गुरु घासीदास तामुर पिंगला छत्तीसगढ़ और कान्हा मध्य प्रदेश। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? रातापानी टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है यह आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, आपके महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश में है। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका IRCTC है, IRCTC है रेलवे से रिलेटेड, और उसके साथ साथ IRFC है। ठीक है, और 4 मार्च 2025 को इन दोनों को यह दर्जा दिया गया था और वर्तमान समय में इसी के साथ नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर के 26 हो गई है। ठीक है, जिसमें IRCTC यह 25वीं है और IRFC यह 26वीं है, ओवर टोटल जो है 26 है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित बीमा ब्रांड कंपनियों के बारे में विचार कीजिए।
इन्हें शीर्ष से निम्न के क्रम में लगाना है। देखिए पहले नंबर पे पीजेंट यू पोलैंड वाला है, फिर चाइना है दूसरे नंबर पे, फिर LIC आपका भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो इसका होना क्या चाहिए 1 2 3 4, किसमें दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में मिताथला और तिघराना हड़प्पा कालीन स्थल को निम्नलिखित में से किस राज्य ने आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक के रूप में घोषित किया है? किसके द्वारा घोषित किया गया? यह किया गया हरियाणा द्वारा। हरियाणा सरकार द्वारा इसे हड़प्पाई स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के नेतृत्व में गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का सदस्य नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? S चंद्रशेखरन, पूनम गुप्ता, शक्तिकांत दास या फिर मयंक शर्मा? इसका जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा N चंद्रशेखरन। लेकिन देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये आपके लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर बरेली में। केंद्रीय बकरी या मखदूम कहाँ पे है? मखदूम ये आपकी मथुरा में है। और चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है लखनऊ में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशीलाल हिंदी भाषा विज्ञान विद्यापीठ ये आगरा में है। और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान वाराणसी में है। इसमें बताइए कितने विकल्प सही हैं? इसका सही आंसर सी हो जाएगा 3 विकल्प सही है। ठीक है, 3 विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये भी आपके प्रयागराज में, ये बात भी ठीक है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान संस्थान ये आपके आगरा में, ये बात भी ठीक है। हिंदी और भाषा विज्ञान विद्यापीठ या उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो है यह वाराणसी में नहीं, यह कहाँ पे है? यह आपके लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में। वाराणसी में क्या है? वाराणसी में राज्य हिंदी संस्थान और भोजपुरी भवन है वाराणसी में। सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इसका दशांतरी विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट पूर्व से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। इसकी सीमा नेपाल और भूटान से मिलती है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम में 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 650, उत्तर से दक्षिण 240। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। या केवल विदेशी देश की अगर हम बात करें अन्य देश की, तो केवल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ नहीं। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, इसका सबसे पूर्वी जिला है बलिया, पश्चिमी जिला है शामली। ठीक है, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इसके सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भौगोलिक दृष्टि से या भौगोलिकता की दृष्टि से इसे 4 भागों में या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक जोनों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, 4 जोनों में बांटा गया, जिसमें अगर हम बात करें पूर्वांचल है, मध्यांचल है, पश्चिमांचल है और बुंदेलखंड है। इसमें भी पूर्वांचल के अंतर्गत 28 जिले आते हैं, मध्यांचल के अंतर्गत 10 जिले आते हैं, पश्चिमांचल के अंतर्गत 30 जिले आते हैं, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। इसमें देखिए सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे अधिक जिले किस में आते हैं और सबसे कम जिले किस में आते हैं, यही बस याद रखिए। तो सबसे अधिक जिले आते हैं पश्चिमांचल में और सबसे कम जिले आते हैं बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, तराई क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं जो भावर क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। भावर क्षेत्र में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु जैसी नदी स्थलाकृतियां जो है इनका निर्माण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि नदियां जो विलुप्त होती है ना वो भावर क्षेत्र में विलुप्त होती हैं। जैसे पर्वत से पहाड़ों से उतरती हुई नदियां यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नदियाँ जब आती हैं तो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, मतलब इन कंकड़ पत्थरों के नीचे चली जाती है। इसके आगे जो आपका जो तराई क्षेत्र का विकास हुआ, यहाँ पे नदियाँ एकाएक सतह पर आती हैं और इनके सतह पर आने से मृदा में जो उबड़ खाबड़ है वहाँ पे जो पानी है या फिर जल है उसके इकट्ठा होने दलदली क्षेत्र या चिपचिपा जो है क्षेत्र का निर्माण होता है तराई क्षेत्र में। ठीक है,
और यहीं पर जो है जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं। ऊपर से जो तलछट वगैरह जो मृदा जो गाद वगैरह लेकर के आई जाती है नदियों द्वारा, यह अपने यहीं पर गिरिपथ क्षेत्र जो मतलब पहाड़ी का जो निचला क्षेत्र होता है यहीं पर इसे डिपॉजिट करती हैं। तो स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट करती हैं यहाँ पे जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, मतलब लंबे लंबे ऐसे शंकु का निर्माण होगा, और यही आगे तक जो डिपॉजिट होता है इससे जलोढ़ पंख का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, ददरी मेला बलिया में, सरधना मेला बदायूं में, नौचंदी मेला मेरठ में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सरधना मेला जो है वो कहाँ लगता है? सरधना मेला बदायूं नहीं बल्कि मेरठ में लगता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड बताना है कितने विकल्प सही हैं। सुलभकुल महोत्सव मनाया जाता है आगरा में, देव दीपावली वाराणसी में, बिठूर गंगा कानपुर में, यमुना महोत्सव मथुरा में। कौन सा विकल्प या कितने विकल्प इसमें सही हैं? ऑप्शन बी, चारों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, चारों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था? किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर है सी, 1958 में। देखिए आगरा कब से कब तक राजधानी थी, इसको अगर हम देखें इसके लिए चाहिए सादा पेज जो कि है नहीं। आगरा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से कब तक थी? 1836 से लेकर के 1858 तक आगरा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। उसके बाद इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज राजधानी बनती है, और यह 1858 से लेकर के 1921 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। उसके बाद आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया जाता है, लखनऊ को राजधानी बनाया जाता है, और यह 1921 से लेकर के 35 तक रहा, और 35 में लखनऊ को पूर्णकालीन राजधानी बनाया जाता है, और तब से लेकर के अब तक वर्तमान तक राजधानी लखनऊ ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखिए कथनों पर विचार कीजिए। सराय नाहर राय में झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महदाह से हड्डियों से बने वाराग्र और आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से स्थलों की पहचान हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में की गई है? किस स्थल की पहचान हड़प्पा कालीन बस्ती के रूप में की गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये चारों जो है हड़प्पाई बस्ती हैं या हड़प्पाई स्थल हैं। कौन कौन है इसमें? बड़गांव, हुलास, मानपुर और कैराना ये सभी हड़प्पाई स्थल हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें भी अगर हम बात करें जो आपका बड़गांव है, बड़गांव कहाँ पे है? ये है बागपत नगर में। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है हड़प्पाई स्थल कहाँ पे है। ठीक है, हुलास की अगर हम बात करें, हुलास कहाँ पे है? हुलास है आपके सहारनपुर में। सहारनपुर में। कैराना कहाँ पे है? कैराना शामली में है, शामली में है। मानपुर की अगर हम बात करें ये आपके बुलंदशहर में है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। चारों ये जो स्थल हैं हड़प्पाई स्थल हैं और ये चारों उत्तर प्रदेश में हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बिस्मिल्लाह खां क्या वादक थे? बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं शहनाई वादक थे, और कुदऊ महाराज या पखावज वादक थे। गिरजा देवी ठुमरी गायिका, दूल्हे का सरोद वादक। गिरजा देवी ठुमरी गायिका, सरोद वादक। इसका जो सही आंसर वो आपका 1, 2, 4, 3 डी हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है सहारनपुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। मल्ल कुशीनगर, प्राचीन महाजनपद जो कुशीनगर मल्ल है वो आधुनिक कुशीनगर के नाम से इसे जाना जाता है। श्रावस्ती या कोसल को श्रावस्ती के नाम से, वत्स को कौशाम्बी, सूरसेन को मथुरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। चारों विकल्प सही हैं। कौन इसमें से सही सुनित नहीं है? कानपुर में 1857 का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, फैजाबाद में मौलवी लियाकत अली ने, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, और मथुरा में देवी सिंह ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फैजाबाद में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने। लियाकत अली ने कहाँ पे किया था? लियाकत अली द्वारा इलाहाबाद में किया गया था।
ठीक है, इलाहाबाद में। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में इसका नेतृत्व किया था। और मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखेगा, यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया। डंका शाह के नाम से जाना जाता था और इनके ऊपर शायद 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था कि जो इनके बारे में जिंदा है मुर्दा बताएगा उनको 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ठीक है, बाकी गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, मथुरा में देवी सिंह ने। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी? देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1966 में। 1966 में देवबंद आंदोलन, 1966, एक सेकेंड, 1966 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये 1966 थोड़ी होगा यार, 1866 होगा। ठीक है, ठीक, 1866 होगा, 1966 नहीं। ऑप्शन तो ये देखिए, यहाँ पे अगर 1866 होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, ये 1966 नहीं, 1866 है। रशीद अहमद गंगोही और कासिम ननौतवी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा जो ये आपकी क्या है देवबंद आंदोलन, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, इसकी शुरुआत की गई थी और 1866 में किया गया था, 1966 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर को घटते अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है आपका लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जिले में है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो है कानपुर नगर में, फिर लखनऊ में है, फिर गाजियाबाद, फिर औरैया। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है 912। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति लिंगानुपात 907। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 951। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ष का लिंगानुपात 902। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी, चारों विकल्प सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जो औसत जनघनत्व है वो पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर चुके हैं। कितना है? 829 है। ठीक है, ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प हवाई अड्डों के बारे में सही नहीं है? खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में, चकेरी है गोरखपुर में, हिंडन है गाजियाबाद में, बमरौली है प्रयागराज में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चकेरी कहाँ पे है? चकेरी की अगर हम बात करें तो यह कानपुर में है, ना कि गोरखपुर में। चकेरी कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज निम्नलिखित में से किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद या फिर बरेली, सॉरी रायबरेली। इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, आगरा में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? पटना वन्यजीव विहार की बात करें तो ये आपके एटा जिले में है। पार्वती आरगा है गोंडा में, सॉरी गोंडा जिले में। रानीपुर जो है यह आपके बांदा जिले में है। सैंडी है या कि देखिए सैंडी नहीं सांडी है। ठीक है, ये आपके हरदोई में है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, कोयला सोनभद्र जो है कोयला के लिए फेमस है। मिर्जापुर चूना पत्थर के लिए, ललितपुर तांबा के लिए, झांसी प्लेटिनम के लिए। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कितने विकल्प सही हैं? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 3 विकल्प सही है। कौन कौन सही है? देखिए, प्लेटिनम के लिए झांसी थोड़ी फेमस है। प्लेटिनम मुख्य रूप से ललितपुर में पाया जाता है और ललितपुर में यूरेनियम के भी एकमात्र, भारत में अगर पूछ ले तो एकमात्र यूरेनियम जो पाया जाता है वो भी आपके ललितपुर में ही पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें दे भी दिया है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है वो कौन सा है? वो आपका ललितपुर है। ठीक, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है गन्ना। बाराबंकी, गाजीपुर अफीम की खेती के लिए जाने जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। किससे जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंजाब के साथ। ठीक है, पंजाब के साथ नहीं लगती है। ठीक, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ ये स्पर्श करती है। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड के साथ स्पर्श करती हैं। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली है, राजस्थान की सीमाओं से स्पर्श करता है। दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश की सीमा से। ठीक है, लेकिन पंजाब के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है। सोनभद्र जिला निम्नलिखित में कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? सोनभद्र जो है यह 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, 4 राज्यों की। और कौन कौन से हैं? ये आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार
ऑप्शन सी। शारदा नहर के बारे में देखिए, यह चंपावत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाला गया है और इसकी शाखा की बात करें, इसकी शाखा और प्रशाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। और इसका निर्माण जो है 1920 में शुरू किया गया था और 1928 में यह बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया था। ठीक है, शारदा नहर सही आंसर भी हो जाएगा। रामगंगा नहर, इसका जो उद्गम है रामगंगा नदी से होता है। आगरा नहर का उद्गम गंगा नदी से, गंडक नदी, शारदा नदी, सरयू नदी, घाघरा नदी। इसमें बताना है कौन सा विकल्प, कितने विकल्प सही हैं। इसका जो सही आंसर साथियों वो आपका ए हो जाएगा, 2 विकल्प। ठीक है, रामगंगा नहर का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। आगरा नहर का निर्माण किया गया है गंगा नहीं यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। गंडक नहर की बात करें, गंडक नहर का निर्माण जो है शारदा नहीं बूढ़ी गंडक नदी पर किया गया है। बूढ़ी गंडक नदी पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सरयू नहर घाघरा। तो पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। राजघाट परियोजना के बारे में देखिए, इसका निर्माण बेतवा नदी पर ललितपुर जनपद में किया गया है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बराबर सहयोग से किया गया है। सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। राजघाट परियोजना का जो निर्माण है बेतवा नदी पर ही किया गया है, बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों के मतलब समान अब जो वित्त का आवंटन है उससे किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? बांध नदी सही सुमिलित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बांध का निर्माण किया गया बेतवा नदी पर। रिहंद बांध का निर्माण रिहंद नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, ललितपुर बांध का निर्माण बेला नदी पर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ललितपुर बांध का जो निर्माण किया गया या शाहजाद नदी पर किया गया। ठीक है, शाहजाद नदी पर, डी गलत हो जाएगा। कौन सा इसमें से गैस आधारित संयंत्र नहीं है? औरैया दादरी परीक्षा आंवला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा इसमें से गैस आधारित नहीं है। ठीक है, परीक्षा गैस आधारित नहीं है। बाकी औरैया आंवला दादरा ये तीनों गैस आधारित हैं, ये तीनों गैस आधारित है। बाकी जो परीक्षा है यह जल विद्युत परियोजना है जो झांसी के पास बेतवा नदी पर निर्माण किया गया। ठीक है, परीक्षा बांध का जो निर्माण है झांसी में किया गया है बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली गांव में। अबुल फजल का जन्म जो है यह आगरा में हुआ था। अबुल फजल का जन्म, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में और निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 4 1 2 डी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दरी बरेली एक जिला एक उत्पाद, बिस्कुट मोदीनगर, कांच फिरोजाबाद, कागज लुगदी सहारनपुर। इसमें बताना है कितने विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, चारों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है कानपुर में, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है सुल्तानपुर में, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और बादा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? यह वर्तमान अयोध्या में है। ठीक, अयोध्या में। तो 20 का गलत हो जाएगा, 20 का हो जाएगा गलत। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? टेक्सटाइल पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपकी वाराणसी में है। नॉलेज पार्क का निर्माण किया गया ग्रेटर नोएडा में, वेब सिटी का निर्माण किया गया गाजियाबाद में और मेडी सिटी लखनऊ में। सही आंसर इसका हो जाएगा 1 2 4 3 डी। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर में निवास करती है, सारिया जनजाति ललितपुर में, बैगा जनजाति सोनभद्र में और परहिया जनजाति मिर्जापुर में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा परहिया जनजाति। कहाँ पाई जाती है? परहिया जनजाति मिर्जापुर नहीं बल्कि सोनभद्र में निवास करती है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज। कौन सा विकल्प इसमें सही है? ऑप्शन बी, चारों विकल्प सही है, चारों विकल्प इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो आगरा है और कानपुर है, ऑप्शन सी। अभ्यास इंद्र 2025 के बारे में देखिए, भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच चेन्नई में 14वां युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज राणा कुथार और समुद्री गश्तीपोत P-81 ने पार्टिसिपेट किया और रूस की तरफ से रूसी नौसेना का जहाज पेचांग, रिजकी और अलदार ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा?
इसका सही आंसर डी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही है? सी ड्रैगन भारत और मलेशिया के बीच, खंजर भारत किर्गिस्तान, कारपेट भारत बांग्लादेश, अभ्यास वरुण भारत फ्रांस। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, सी ड्रैगन। सी ड्रैगन किस, यह क्या है? यह द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि यह एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ब्लू घोस्ट मिशन क्या है? ब्लू घोस्ट मिशन क्या है? यह फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट मिशन को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया। यह चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बन गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। VLSRSAM मिसाइल के बारे में देखिए। इसके बारे में, यह स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। कौन सा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा? इस मिसाइल के बारे में सही आंसर डी है, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, VLSRSAM के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, युद्धपोत तपस्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तलवार श्रेणी के युद्धपोत फ्रिगेट है। यह युद्धपोत सतह पानी के नीचे और हवाई हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो आपका ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने छात्राओं को उच्च शिक्षा की तरफ आकर्षित करने, ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अप्रैल 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। गोरखपुर के जो गीडा है वहीं पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है? निखिल सिंघल, चंद्रिका टंडन, राजकमल झा या फिर सामंथा हॉर्वे। इसका सही आंसर ये है, निखिल सिंघल को अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी जो 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 है, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया था 3 फरवरी 2025 को, याद रखिएगा। किसका आयोजन किया गया था? 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 का। ठीक है, और इसमें जो है रिकॉर्डिंग एकेडमी के 2025 के इन पुरस्कारों में भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और उद्यमी जो चंद्रिका टंडन है, जो इंदिरा नूई की बहन है, ठीक है, इनके एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एबिएंट और चैट एल्बम का पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दिया गया था इनको, चंद्रिका टंडन को पुरस्कार, या जो है जो 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 है उसमें दिया गया था, जिसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ था। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को मिला करके एक धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की गई है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें टोटल जो जिलों की संख्या है वो 7 हैं, जिनको मिला करके एक धार्मिक सर्किट बनाने की बात की गई। और ये 7 जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। इनको मिला करके एक धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में अनुवादक सुविधा से संपन्न देश की पहली विधानसभा, अनुवादक सुविधा से संपन्न देश की पहली विधानसभा निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया है? इसका सही आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ के रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही आंसर है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108 इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 इसका जो सही आंसर है वो भी आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117,
क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 118, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 जो है इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 125, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर सी हो जाएगा और यहाँ से शुरू होता है आपका करंट अफेयर, ठीक है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में, 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था और इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी और 2023 में पैन जो आपका नेडभोग सम्मान है इससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक, दोनों विकल्प सही हैं। और 22 मार्च 2025 को इनको यह पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए। और विनोद कुमार शुक्ला के बारे में अगर कुछ और हम देखें तो यह जो है छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। फ्रेड टारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 यह किसको दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया था सुदर्शन पटनायक को, सुदर्शन पटनायक को, जो कि एक सैंड जो बालू के मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, मतलब बालू पे मुख्य रूप से चित्र उकेरने के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है, सैंड मास्टर, ऑप्शन है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में देखिए। अप्रैल 2025 में 3 साल बाद बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया और इस शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, इसका सही आंसर डी है, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देखिए। इसे वेलबीइंग रिसर्च सेंटर और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर है जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार को दर्शाता है। सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें, भारत इस सूचकांक में अर्थात 2025 में 118वें स्थान पे है, पिछले वर्ष की तुलना में सुधार है। पिछले वर्ष भारत 126वें नंबर पे था, ठीक है, 26वें नंबर पे, और अभी 118वें नंबर पे है, तो जाहिर सी बात है सुधार हुआ है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 के बारे में देखिए। गोल्ड मरकरी पुरस्कार जो दिया गया है किसको दिया गया है, दिया गया था दलाई लामा को, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है, यह प्राप्त हुआ था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार था, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बार्डी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन, कौन सा विकल्प या कितने विकल्प सही हैं, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चारों विकल्प सही हैं, ठीक है, चारों विकल्प सही हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2025 के बारे में देखिए। इस वर्ष का जो प्रित्जर पुरस्कार है यह वास्तुकार लियू जियाकुन को दिया गया है और इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। सही आंसर क्या है, सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जीएस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अल्फ्रेड आया था, इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ था। अल्फ्रेड चक्रवात से प्रभावित होने वाला जो देश था वो ऑस्ट्रेलिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीएस वाला सेक्शन खत्म होता है और इसके आगे आपका हिंदी वाला सेक्शन है, हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो इसे अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है।
तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी ये वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए ये वीडियो जब शुरू किया जाता है, स्टार्टिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है दिया जाता है, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है किसी प्रकार का, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना या फिर से जो है और कोई बात करना। टोटल फोकस जो होता है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने पर ही होता है। और आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं, जो बताना होता है, जो बात करनी होती है, वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं या फिर जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।